Welcome, beloveds. We are continuing with our class on understanding stress. This is part 4 of the series. In today's session, I will cover what stresses do to the body. We will understand the relationship between stress and illness. Now, we do have this knowledge that if we are highly stressed and if it is just going on for a longer period of time, meaning that your stress is in a prolonged state, then there is a high chances that one will have physical and mental illnesses. So आज के सेशन में हम समझेंगे कि जब स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा अपने टाइम से चलता जा रहा है और बॉडी एंड ब्रेन के रिसोर्सेज अपने कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, जब हम स्ट्रेसर के साथ डील कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। एंड उससे पहला ये स्टेज कि जब हम हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तब हमारा ब्रेन एंड बॉडी में इंटरनली क्या हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम बाहर उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं। एंड फिर जब ये चीज़ चलती रहती है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन. It is important to understand what are stressors. Stressors are event or situations that cause us stress. मतलब बाहर कोई ऐसी इवेंट है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी घटना है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, उसको स्ट्रेसर कहते हैं. So when we are exposed to a stressor, there are range of physiological reactions. मतलब कि हमारा हार्ट बीट जैसे बढ़ जाना, नर्वसनेस होना, घबराहट होना, पैनिकी होना, ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के. एंड दिस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आर टर्म्ड एज फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम. ये चीज़ एनिमल्स में भी होती है, 3Fs जिसको हम कहते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज. सो कमिंग टू अस, जब भी हमारे सामने कोई खतरा होता है, कोई डेंजर है, कोई थ्रेट है, या हमें लगता है कि हम कुछ बहुत ही बड़ा अपना और कुछ प्रेशियस खो रहे हैं और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे उस चीज़ को बचाने के लिए या रोकने के लिए, या हमारे सामने एक एक्चुअल में फिज़िकल डेंजर प्रेजेंट है, तो तब हमारी बॉडीज़ जो है वो हमको प्रिपेयर करती है वो स्ट्रेसर के साथ डील करने के लिए, जिसको फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम कहते हैं. सो फाइट सिंड्रोम मीन्स कि अब यू आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द स्ट्रेसर एंड यू आर फाइंडिंग वेज टू डील विथ इट. सो यू आर डीलिंग विथ इट डायरेक्टली, यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेसर एंड यू आर डीलिंग इट, यू आर अटैकिंग इट. इसमें सबके अपने तरीके हैं, बट उसको आप डील कर रहे हो बेसिकली. एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब कि आप वहाँ से चले जाते हो, आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, एस्केप करते हो. और इसके अंदर भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ताकि आपकी बॉडी उस तरीके से आपको प्रिपेयर करती है टू अडेप्ट टू द स्ट्रेसर और टू डील विद द स्ट्रेसर. बट दिस इज़ हाउ योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग इट्सेल्फ एंड टू यू टू डील विद द स्ट्रेसर. सो दिस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमने देखा, फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम, this is a process which is controlled by sympathetic nervous system. So with our nervous system there is something called autonomic nervous system, and in that we have two types: sympathetic nervous system SNS and parasympathetic nervous system PNS. So जो parasympathetic nervous system है वो, उसके reactions है ना, हमें काम करते हैं कि जब हम रेस्टफुल स्टेट में है, कामिंग स्टेट में है, मतलब हमारे आसपास कोई ख़तरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है और बेसिकली हमें स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, हमें कोई परेशानी ऐसा सच हो नहीं रही है. सो वो रिएक्शंस जो है ना एकदम सूदिंग, कामिंग, शांति भरे, दैट इज़ बाय PNS. बट व्हेन वी हैव परसीव समथिंग एज अ थ्रेट और अ डेंजर और हम एक्चुअली स्ट्रेस में है, तो फाइट एंड फ्लाइट मतलब घबराहट हो जाना, एकदम स्ट्रेस में रहना, परेशानी रहना, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाना, स्वेटिंग होना, चक्कर जैसा आना, एंड बहुत आगे चलेगा तो बीमारियां भी आ जाती है. सो दैट इज़ बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब यूजुअली ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, फाइट एंड फ्लाइट,
वो ब्रीफ टाइम के लिए होते हैं, मतलब कम टाइम के लिए होते हैं एंड नॉर्मल लेवल पे होते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज it is the job of our brain and body to protect us, right? So suppose if you are learning to drive a vehicle, so in the beginning आप काफ़ी कॉन्शियस होते हो ना कि कैसे ब्रेक करनी है, कैसे बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ना जाए, और यूजुअली साइड पे चलाना, धीरे धीरे चलाना, या बार बार ब्रेक मारना, या इधर उधर देखना कि कोई व्हीकल क्रॉस तो नहीं करा. तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. तो बॉडी एंड ब्रेन हमें इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं टू डील विथ द स्ट्रेसर और द थ्रेट. एंड कभी सेकेंडली ये भी होता है कि सपोज कि यू आर ड्राइविंग ऑन योर ओन वे एंड सडनली समवन जस्ट क्रॉस्ड यू and then you had to pull the brake and you have to make sure that there is no accident, so you are protecting yourself and another person. तभी भी हम सडनली घबरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एकदम शूटअप हो जाएंगे, राइट? And suppose if you have an important examination to give, or if you have an important interview, or anything which has to do with confronting someone in terms of communication, clarity, all of those things, तभी भी हमारे यही मेकानिज़म्स एक्टिवेट होते हैं. बट यू मस्ट हैव नोटिस कि कुछ टाइम के बाद वो सेटल हो जाता है, वो चला जाता है, परेशान नहीं करता है. जैसे कि आपने एक्सीडेंट से बचा लिया, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, या आपने प्रॉपरली ड्राइव कर लिया, या आपका इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू, एवरीथिंग गॉट सेटल, तो रिस्पॉन्सेज भी सेटल हो जाते हैं. देन इट डजंट डिस्टर्ब यू, इट्स जस्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट. बट व्हाट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस, if this sequence of responses just goes on and on and on, then this is just the first step in the cycle of stress, and this is not good. Okay, now so this was research by Hans Saal, whom we consider as the father of modern stress research. So Hans Saal studied only the physiological reaction to stressor, okay, and he termed this model called GAS, which is General Adaptation Syndrome. Now there are 3 stages in General Adaptation Syndrome. First stage is called alarm stage, second stage is the stage of resistance, and third is exhaustion stage. So first stage में क्या होता है? alarm stage. यहाँ पे body अपने आप को prepare कर रहा होता है to take some immediate action, and this is supported by sympathetic nervous system. So suppose if you are driving and suddenly something comes up on your way, then you have to make sure that how you protect yourself and how you manage yourself and the vehicle. So जो भी immediate action आप लेते हो, और जो भी हाईली फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इंटरनली एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब घबरा जाना, डेंजर को परसीव करके वो जो भी हो रहा है, वो ये स्टेज में होता है, अलार्म स्टेज में. ठीक है. सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे क्या होता है कि अलार्म स्टेज की कंपैरिजन में जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है वो थोड़े से कम होते हैं, लेकिन स्टिल हम बॉडी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड सम वेज टू डील विद द स्ट्रेसर. नाउ हियर देयर आर 2 important थिंग्स टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज रिलीज ऑफ अ स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं. सो यहाँ पे ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन कैसे थ्रेट को परसीव करके किस तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रहा है और हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है. एंड सेकंड कि जब स्ट्रेस हार्मोन अपने अमाउंट से ज़्यादा टाइम रिलीज़ होते जा रहे हैं और टाइम के बियॉन्ड भी जाते जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड सिक्रीशन ऑफ ACTH, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH. ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन. नाउ व्हाट हैपन्स इज के सपोज आपके सामने कोई स्ट्रेसर है, थ्रेट है या डेंजर है. ठीक है. तो पहले क्या होता है कि आपका बॉडी एकदम फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट हो गया है. नाउ ब्रेन में कुछ सर्टेन सेल्स है दैट इज़ रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH हमारी ब्लड में रिलीज़ करता है. अब कितना ACTH मतलब कि कितना एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा हमारी ब्लड में, ये डिसाइड करता है हमारे ब्रेन का एरिया हाइपोथैलेमस. ओके. अब हाइपोथैलेमस में भी एक फैक्टर है जिसको कहते हैं CRF,
कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। सो ये फैक्टर जो है मतलब कि CRF जो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH हमारे ब्लड में रिलीज़ करता है और ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है मतलब आपके उस हिसाब से आपका स्ट्रेस का लेवल होगा एंड उस हिसाब से प्रॉब्लम्स होगी। सो इस तरीके से ब्रेन जो है वो किसी थ्रेट या डेंजर को परसीव करता है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है हमारे ब्लड में एंड अकॉर्डिंगली हमारे सिम्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। अगेन हम काफ़ी लोग इस हार्मोन के बारे में जानते हैं। सो जो कॉर्टिसोल है एंड उसके सिमिलर स्ट्रेस हार्मोन्स है, इनका भी हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में रिलीज़ होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करता है एंड इम्पॉर्टेंट रोल है इसका ग्लूकोज लेवल के साथ। सो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे फैट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके हमें हमारे बॉडी को फ्यूल मिलता है। जैसे कि हमें गाड़ी को फ्यूल देना होता है, वैसे ये हार्मोन्स हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे हम एडेप्टिवली डील कर पाते हैं। अब ये जो सेम प्रोटीन्स है जो हमें स्ट्रेस के टाइम पे हेल्प करते हैं, वो सेम प्रोटीन की ज़रूरत वाइट ब्लड सेल्स को भी होती है। अब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो अपने आप होते नहीं रहते और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। सो ये जो भी प्रोटीन्स है उसकी हेल्प से हमारे वाइट ब्लड सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हम इन्फेक्शंस के साथ डील कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बहुत हाईली स्ट्रेस रहते हैं, मतलब हम स्ट्रेस पीरियड में चलते ही जाते हैं, हम क्रॉनिक स्टेज है, मतलब कि बाहर का स्ट्रेसर का हमें कुछ पता नहीं है, बाहर का स्ट्रेसर ख़त्म नहीं हो रहा है, हमारी वो थ्रेट नहीं जा रहा, वो डेंजर नहीं जा रहा, हम इंटरनली भी परेशान है, एक्सटर्नली भी परेशान है और हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं, एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रेसफुल रिएक्शंस। तो हमारे ये जो ग्लूकोज है या प्रोटीन्स है वो कहाँ पे बिजी हो गए, हमको फ्यूल देने में, हमें एनर्जी देने में। दैट मीन्स कि उनका रोल जो वाइट ब्लड सेल्स के लिए होना चाहिए, जो एक्चुअली इन्फेक्शंस के साथ डील करता है, वो कम्प्लीटली स्लो हो गया है, वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। इस चीज़ की वजह से हमें अल्सर्स होते हैं, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फिज़िकल डिसीज़ है या मेंटल इश्यूज़ है, साइकोलॉजिकली आई मीन, लाइक इमोशनल प्रॉब्लम्स होना, लो मूड होना, एंजाइटी होना, नर्वसनेस होना। धीरे धीरे यहाँ से वो स्टेट शुरू हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी के एक्सेसिवली रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं टू डील विद द स्ट्रेस एंड ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस, जिसको कहते हैं एग्जॉशन स्टेज। मतलब यहाँ पे हम एग्जॉस्ट हो गए, कम्प्लीटली बर्नआउट हो गया, ख़त्म हो रहे हैं, मतलब अभी हमारे बॉडी के पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है, वो फ्यूल ही नहीं है कि वो आपकी मदद कर सके टू डील विद द स्ट्रेस। एंड यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस एंड डिसीजेस शुरू होता है क्योंकि जो भी हार्मोन्स आपको हेल्प कर सकते थे, जितनी हद तक हेल्प कर सकते थे, उन सब का भी रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है और हम हाईली स्ट्रेसफुल स्टेज में आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ द मॉडल जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बाय हैंस सायल एंड दिस मॉडल एक्सप्लेन्स कि what stressors does to the body. So this model explains the physiological reactions to stress. In the next session I will explain you very important factor of understanding the stress as well as dealing with the stress. So stay tuned. Thank you so much.